तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को इस टाइम जो है 99 न्यूमेरिकल की सीरीज जो है प्रोवाइड की जा रही है। और इस सीरीज में आज की इस क्लास में आप लोगों को हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को। चैप्टर नंबर 6 से बहुत ज्यादा प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन 5 से 6 टाइप के प्रश्न ऐसे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस पेपर पलट के देख लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में देखने को मिलेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समय निकाल करके इन प्रश्नों पर भी एक बार आप नजर डाल लीजिए, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए, और क्योंकि इस चैप्टर के बहुत ज्यादा बड़े बड़े तो प्रश्न है नहीं, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है आपका इस टाइप का। देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का एक समीकरण दिया है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया है? xt²। ये आपको चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण दिया गया है। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि t बराबर 3 सेकंड में, t बराबर आपको 3 सेकंड में, t बराबर 3 सेकंड में आपको क्या करना है? प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो भी दिया है कि 9 वोल्ट है। तो आपको ये बताना है कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक, देखिए इस टाइप के प्रश्न हमने आपकी इस क्लास में 2 उठाए हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपका 1 से 2 नंबर में देखने को कई बार मुझे मिला है। तो मैंने सोचा कि इस टाइप के 2 प्रश्न क्यों ना बता दिए जाए, क्योंकि इस चैप्टर के मैंने बताया ना बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा प्रश्न इस चैप्टर के नहीं आते हैं। जो मैं प्रश्न बता रहा हूं बस यही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे ये प्रश्न है, ये अवकलन पद आधारित होता है। जो बायो वाले विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ा सा कष्ट होता है ऐसे क्वेश्चनों को देख करके, और जबकि बहुत आसान होते हैं। जैसे समीकरण दी गई फाई बराबर xt², और हमको ई की वैल्यू दी गई है, या ई की वैल्यू ही ज्ञात करना होता तो हम सभी लोगों ने फैराडे के नियम में पढ़ा है कि ई बराबर आपका होता है माइनस का n d∅dt। d∅dt का ये मतलब है कि जो फ्लक्स है उसका t की रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है? अवकलन करना है। तो अगर हमको ई की वैल्यू चाहिए तो ये जो फाई बराबर हमको दिया गया है xt², इसका क्या करना पड़ेगा हमें भाई? बाई बटे dt है ना, dt का मतलब t के सापेक्ष, t के सापेक्ष हमको क्या करना है? t के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है भाई? t के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d∅dt, और यहां से x हो जाएगा बाहर, और अवकलन हो जाएगा d/dt का t² का, है ना। तो ये आपका हो जाएगा d∅dt बराबर x, है ना। और यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर t² का अवकलन करेंगे तो अवकलन का रूल होता है कि घात पहले आगे लाते हैं और घात से 1 माइनस करते हैं। 2 से 1 माइनस करेंगे, 1 ही बचेगा आपका। तो d∅dt बराबर आ गया x इंटू में 2t। अब d∅dt जो होता है वो आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। ठीक, n तो फेरों की संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग E लिख सकते हैं, या करके E लिख सकते हैं, E बराबर माइनस का x इंटू में 2t। अब देखिए E की वैल्यू आपको दी गई कितनी? 9 वोल्ट रखिए आप, और x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखिए? 3 सेकंड रखिए। तो ये देखिए आपका 3 1 कम 3, 3 3 9 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 2 इधर 3 के बटे में आ जाएगा 3/2 का मतलब 1.5। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भैया मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन भले आसान लगेंगे, लेकिन ये रियलिटी है कि बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने सारे प्रीवियस पेपर देख लिए हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो चैप्टर रिपीट हो रहे हैं वो यही रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो ये मत सोचिएगा। देखिए कभी क्या होता है, कभी खुशी कभी गम। अब आज की क्लास आसान आपके लिए हो सकती है, लेकिन कल की क्लास हो सकता है फिर आपके लिए कठिन हो जाए। तो आप प्रैक्टिस बराबर जो भी क्लासें आपको दे रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रश्न हम उठा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के उठा रहे हैं। अगर आपने इस 99 न्यूमेरिकल सीरीज को कर लिया तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर आने वाला है, ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो हमने अगला प्रश्न लिया, देखो इस चैप्टर में इस तरह का प्रश्न आता है, चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित क्वेश्चन आता है, ठीक है, और स्वप्रेरकत्व पर, अन्योन्य प्रेरकत्व पर, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पर आता है, या लॉरेंज F बराबर QEB sin थीटा पर आ जाता है, या F बराबर IBL sin थीटा पर आ जाता है। इसके अलावा आज तक बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न मुश्किल से ही देखने को मिला है जो इस चैप्टर से आया हो। अगर देखें तो अगला प्रश्न जो लिया मैंने इसी टाइप का लिया है, जान करके। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। अब इसी का दूसरा रूप देखिए, अगला टाइप। अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया उसमें कहता है कि किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स आपको दिया गया है, और चुंबकीय फ्लक्स एक समीकरण के रूप में दिया गया और एक बड़ी समीकरण दी गई है।
4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका माइनस ही लगा हुआ है, ठीक, 10t और प्लस का 70 है ना। यहां पर आप देख पा रहे हो कि दिया गया चुंबकीय फ्लक्स, और देखिए भाई जाहिर सी बात कोई भी वैल्यू होगी उसका मात्रक तो लगा हुआ, वेबर लगा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू आपको दी गई है। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालो। आपको निकालना है t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर आपको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब E की वैल्यू निकालना है। हमने कहा कि जब आपको फ्लक्स की इक्वेशन दी जाए और प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, उस समीकरण का t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना है। तो यहां पर आपको लिखना है t के सापेक्ष, क्या लिखना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब हम सभी लोग अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, है ना, जाहिर सी बात t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा बाहर, t क्यूब का अवकलन करेंगे, मैंने कहा घात आगे आती है और घात से 1 कम हो जाता है, 5 आपका अचर पद बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2t, घात आ जाएगी, घात से 1 कम हो जाएगा, ठीक है, और 10t का करेंगे तो 10 आपका बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 आगे लाएंगे और पावर 1 से घटाएंगे 0, मतलब यहाँ पर आपका केवल 1 बचेगा, t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 70 अचर पद का अवकलन जो होता है वो आपका 0 होता है, असल में। तो इस तरीके से हमें डी फाई बाई डी टी की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई 4 × 12 टी स्क्वायर, और यहाँ मिल गई 5 दूनी 10 टी, और यहाँ मिल गया 10 और उधर 0, और डी फाई बाई डी टी को हम सभी लोग लिख सकते हैं ई बराबर 12 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस का 10। अब ई की वैल्यू आपको निकालना है टी बराबर 2 सेकंड पर, ठीक, तो लिखेंगे टी बराबर 2 सेकंड पर, तो ई बराबर आपको मिल जाएगा 12 और टी की वैल्यू रख देंगे 2 का स्क्वायर, 10 × 2 माइनस 10। सॉल्व करना आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 12 चौको कितना हो जाएगा 48 माइनस 10 दूनी आपका हो जाएगा 20 माइनस 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ -20 माइनस 10 माइनस 30 हो जाएगा, 48 से 30 जाएगा तो ये आपका 18 प्लस का बचेगा, और ये विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था। और आज की क्लास का हमने छोटा मोटा गोलू मोलू सा एक और प्रश्न लिया है जो कि आपको चुंबकीय क्या कहते हैं, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था फ्लक्स वाला, गॉस की प्रमेय वाला, वहां से भी वेक्टर फॉर्म में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर भी चूंकि चुंबकीय फ्लक्स है तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उस छोटे से प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे है वो ये दिया गया है कि एक्स वाई तल में एक जो है कुंडली, एक एक्स वाई तल में 0.2 के कैब मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है, मतलब आपको सदिश रूप में वैल्यू दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो मीटर स्क्वायर मतलब आपको क्षेत्रफल वेक्टर की वैल्यू दी गई है। वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया मैं नोट कर लेता हूँ, 0.2 के कैब दिया गया, 0.2 के कैब। एक्स वाई तल की बात हुई ना, मीटर स्क्वायर, और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, आपको बी की वैल्यू दी गई है वेक्टर बी। वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है, इसकी वैल्यू दी गई है 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप और प्लस 4k कैप, ये आपको दिया गया और टेस्ला दिया गया है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपको टेस्ला का बद्ध फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, बद्ध फ्लक्स निकालना है। अच्छा, फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई से, फाई बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, या इसी को हम सभी लोग लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। मतलब जब क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच एंगल थीटा होता है तो आप सभी लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, बी कॉस थीटा। मतलब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उनके परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इसी वजह से बी ए कॉस थीटा यहाँ पर लिखा गया। अब मेरी बात को समझिए, हमको इस चीज की आवश्यकता नहीं, हमको आवश्यकता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमको जो है एक वेक्टर के फॉर्म में दी गई है, ठीक, एक सदिश समीकरण के रूप में दी गई है। तो फाई बराबर वेक्टर बी की वैल्यू है आई, तो यहाँ लिखेंगे 4i कैप। आई जे के जो होते हैं एकांक लंब कोणीय सदिश होते हैं, इनको हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। और प्लस का आपको दिया कि जे कैप की वैल्यू नहीं दी गई तो हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए जब जे कैप नहीं दिया तो हम लोग लिख सकते हैं 0 जे कैप, कितना लिख सकते हैं 0 जे कैप, और प्लस 4k कैप तो दिया, 4k कैप लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट किससे करना है हमको, इससे करना है ए से, ए में आई नहीं दिया तो 0i कैप लिख सकते हैं, जे नहीं दिया है 0 जे कैप लिख सकते हैं, और k कैप तो दिया 0.2 k कैप। अब देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं
तो आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ। कारण क्योंकि आई डॉट आई की मल्टीप्लाई ही 1 होती है। अभी आई का हम जे के साथ कराएंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए तो 4 का गुणा 0 से करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 0 जे ये आपका 0 रहेगा। के कैप का मल्टीप्लाई होगा केवल बस, तो 4 और गुणे जो संख्या है 0.2 और इंटू में के कैप डॉट के कैप। अब मैं आपको बता दूं के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है। जैसे आई कैप डॉट की वैल्यू 1 होती है, वैसे जे कैप डॉट की वैल्यू जो है 1 होती है, और के कैप डॉट की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका हो जाएगा फाई बराबर 4 और 2 का गुणा करोगे 0.8 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे मोटे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैंने सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को लिया क्योंकि ये वैसे प्रश्न जो आपको लगभग हर प्रीवियस पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर हम सभी लोग जो अगला टॉपिक उठाएं वो स्वप्रेरिकत्व और अन्योन प्रेरिकत्व उठाएं। स्वप्रेरिकत्व और अन्योन प्रेरिकत्व से कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं वो आपको हम बताते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम सभी लोग जो स्वप्रेरिकत्व है, जिसे हम सभी लोग देखो स्वप्रेरण की गणना पड़ी होगी, फिर स्वप्रेरिकत्व को स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को भी जो है स्वप्रेरिकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी ज्ञात मतलब बताएंगे कैसे आप जो है बोल सकते हैं, और स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक भी आप लोगों को बता देते हैं भाई। उसके बाद उस पर बेस जो है क्वेश्चन आपको करा देते हैं, एग्जाम में आता है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वही आप लोगों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं। फालतू के क्वेश्चन बताने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग स्वप्रेरण गुणांक को यहाँ पर पहले समझेंगे। देखिए स्वप्रेरण जो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम सभी लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर बात करें तो स्वप्रेरण में उसी कुंडली के में क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। तो अर्थात यहाँ पर डेल फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते तो यहाँ पर नियतांक आता है एल, जिसको हम सभी लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। एल की जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो अच्छा, एल की वैल्यू निकालने से पहले हम एक काम कर सकते हैं। देखिए एल की वैल्यू 1 तो आ जाएगी। देखिए अगर दोनों पक्षों में या करके इसको ऐसे लिख दें डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, और यहाँ पर देखिए अच्छा एक चीज और यहाँ पर लिखना भूल गए। देखो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है वो धारा परिवर्तन के समानुपाती होती है, तो इसको हम धारा परिवर्तन डेल्टा आई लिख सकते हैं। इसको डी आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्प परिवर्तन के लिए हम डी से लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आप सभी लोगों ने पढ़ा है फैराडे के नियम से, ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। तो ई बराबर एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। अच्छा, एल का जब सूत्र यहां से निकाला जाएगा तो ई और बटे में ये आपका आ जाएगा डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी। ये चीज जो गुणे में थी वो ई के बटे में आ जाएगी। यदि अब मैं आपको परिभाषा निकाल के बताता हूँ, यदि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, कितना हो जाए 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो जो उस कुंडली का प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व तो एल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा इस तरीके से बन जाती है। इसी एल को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो परिभाषा इसकी बन गई कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व एल होता है वो उस कुंडली के प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर है वो 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। कितनी हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली के प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, ये स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की हो गई परिभाषा, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक को स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर बेस न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे गए आपको बताते हैं इसी सूत्र पर। देखिए पहला न्यूमेरिकल, स्वप्रेरकत्व से आप क्या तात्पर्य है मैंने बता ही दिया। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली के प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होनी चाहिए। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आगे दिया गया कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व को एल से लिखते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल बराबर 0.4 और दिया गया है मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और उसके बाद हेनरी हो गया। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर परिवर्तित हो जाता है। डेल्टा टी मतलब समय में जो परिवर्तन है वो 0.1 सेकंड है। धारा का मान 0.1 सेकंड में जो है
वो 1 एम्पियर परिवर्तित हो जाता है। मतलब धारा में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो 1 एम्पियर का देखने को मिलता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि न्यूमेरिकल करने के समय जो वैल्यू दी जाती है क्वेश्चन में सबसे पहले उनको लिख लेने से हमको ये इस बात का गेस लग जाता है कि हमें इसमें करना क्या है। आगे जो दिया गया है इसमें दिया गया है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल को हम ई से व्यक्त करते हैं और ई बराबर अभी मैंने आपको बताया ई बराबर यहां से गुणा करेंगे तो एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। तो ई की अगर गणना करना है एल की वैल्यू आपको दी गई है 0.4 गुणे 10 की घात -3 और डेल्टा आई मतलब धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर बटे में डेल्टा टी जिसकी वैल्यू 0.1 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या ऊपर वाले पॉइंट में भी एक संख्या है पॉइंट के बाद। तो ई बराबर ये आपका हो जाएगा नीचे 1 है कोई मतलब नहीं 4 गुणे 10 की घात -3 या इसको ई बराबर आप 4 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। कितना भाई 4 मिली वोल्ट। तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल हो जाएगा वो 4 मिली वोल्ट हो जाएगा। ये स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व के टॉपिक पर आधारित मैंने पहला प्रश्न लिया। अब इस पर आधारित हम दूसरा प्रश्न भी लेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल अन्योन्य प्रेरकत्व पर भी आधारित प्रश्न होता है तो उसको भी हम सभी लोग देखे लेते हैं ना। तो देखिए एक अगला प्रश्न लेते हैं। स्वप्रेरण पर ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने एक और प्रश्न लिया है। इसमें भी सबसे पहले आपसे ये बोला जा रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में जो है धारा कितने सेकंड में, देखिए समय में परिवर्तन दिया गया है डेल्टा टी बराबर 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड में, ठीक। डेल्टा टी बराबर 5 मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 सेकेंड में जो धारा में जो परिवर्तन है वो कितना दिया गया, ध्यान से समझिए। धारा में परिवर्तन दिया गया है 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो परिवर्तन निकालने के लिए हम अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति से घटाते हैं। तो 2 से 12 हुई मतलब 12 से 2 घटाएंगे तो धारा में परिवर्तन हमको पता चल जाएगा कि 10 एम्पियर धारा का परिवर्तन हुआ। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में। आगे ये कहा जा रहा है कि उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल 48 वोल्ट, प्रेरित कुंडली में वैद्युत वाहक बल जो है वो आपका 48 वोल्ट की बात हो रही है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब इस स्थिति में एल की वैल्यू आपको गणना करनी है। तो मैंने बताया अभी कि एल बराबर, देखिए एल बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे ई बटे में डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। और सबसे बड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह तरीका है कि आप वैल्यू को समझ जाएं कि कौन सी वैल्यू दी गई है। जैसे हमको एल की वैल्यू की गणना करनी है। अब ई की बात करें तो ई की वैल्यू हमको 48 वोल्ट दी गई है तो यहाँ पर रख देंगे भैया 48 बटे में डेल्टा आई की बात करें तो धारा में परिवर्तन हमें मिला देखने को 10 एम्पियर और बटे में डेल्टा टी की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात -3 सेकंड। तो 5 गुणे 10 की घात -3 सेकंड। एल बराबर ये आपका हो जाएगा। देखिए हम एक काम कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये 48 गुणे 5 गुणे 10 की घात -3 और बटे में कितना हो जाएगा 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये 24 दूना 48। एल बराबर हमें देखने को मिलेगा 24 गुणे 10 की घात -3। अच्छा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो इसको आप ऐसा कीजिए, लिख दीजिए 24 और 10 की घात -3 को लिख दीजिए मिली और मात्रक लिख दीजिए हेनरी। तो ये स्वप्रेरकत्व का अगला क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके से मैं अब आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा। मेरा यहाँ पर सिद्धांत ये था बताने का कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्वप्रेरकत्व पर आधारित भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह का पूछा जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं। बस अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और क्या चीज पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने ये प्रश्न भी सॉल्व करा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना पर आधारित। ठीक, अब अन्योन्य प्रेरकत्व में कुछ अलग नहीं है। अन्योन्य प्रेरकत्व में किससे व्यक्त कर दिया गया है, एम से व्यक्त कर दिया गया है और उसमें 2 कुंडलियां होती हैं। अन्योन्य प्रेरक की घटना में आपको बताया गया कि पास पास 2 कुंडलियां रखी हो और एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो पास रख के दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से। और इस घटना को हम सभी लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। और उसी जैसे मैंने स्वप्रेरण का व्यंजक भी निकाला, उसी तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व का हम लोग व्यंजक निकालते हैं। कहो तो आपको ये भी बता देता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक कैसे निकालते हैं। चाहे आप अन्योन्य प्रेरकत्व बोलिए या अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलिए। आपको देखिए हमने क्या बताया, जो दूसरी कुंडली है
दूसरी देखो, पहली कुंडली में हम क्या कर रहे हैं, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो प्राथमिक कुंडली में कर रहे हैं। तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है भाई, प्राथमिक कुंडली। देखो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है, या धारा परिवर्तन करते हैं तो मतलब हम ये चीज सीधे तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर कि धारा परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में करते हैं। तो I1 करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप व्यंजक ऐसे ही निकालेंगे। M बराबर आपका, जैसे यहाँ पर L बराबर है वैसे M बराबर आपका E बटे में डेल्टा I बाई डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो E होता है वो E2 होता है, दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बस ये चीज आपको याद रखना है। M क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक होता है आपका, ठीक है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी आप सभी लोग दे सकते हैं। मैं इसलिए व्यंजक निकला रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इतना फिर करना पड़ेगा, आप बोर होंगे, कोई मतलब नहीं, आप लोग करना जानते हैं। यहाँ पर अगर अन्योन प्रेरकत्व की हमको अगर मतलब परिभाषा बोलनी तो हम बोल सकते हैं कि किसी कुंडली का या हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी कुंडली का जो अन्योन प्रेरकत्व होता है या किसी परिपथ का अन्योन प्रेरकत्व जो होता है वह उस कुंडली के प्रेरित उस पास रखी दूसरी कुंडली के प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उसमें धारा परिवर्तन की दर कितनी हो प्राथमिक कुंडली में, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की हो, क्योंकि यहाँ पर 2 कुंडली होती हैं। तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो धारा परिवर्तन की दर प्राथमिक कुंडली में अगर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होता है वह क्या कहलाता है, उसका अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। अब चलिए बढ़ते हैं इस पर। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल पूछा जाता है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता, तो ज्यादा क्वेश्चन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इसी के जैसा प्रश्न होता है। देखिए, अन्योन प्रेरकत्व पर मैंने पहला प्रश्न लिया है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए। भैया 3 एम्पीयर से कितना कर दिया जाए, 3 एम्पीयर से शून्य कर दिया जाए। देखिए, धारा में परिवर्तन अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 एम्पीयर से शून्य किया गया तो अंतिम स्थिति शून्य और प्रारंभिक स्थिति 3, तो डेल्टा I बराबर आ जाएगा -3 एम्पीयर। अच्छा, आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, आगे प्रश्न में आपको ये चीज भी दी गई है कि साथ ही में आपको दिया गया है कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 0.3 एम्पीयर की धारा को 0.0021 सेकंड में, मतलब समय में परिवर्तन दिया गया है 0.001 सेकंड में, है ना। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, 1 सेकंड में शून्य कर तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है वो 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इन्होंने कहा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो आपको दिया गया है 15,000 वोल्ट दिया गया है, ठीक। आगे देखिए भाई, आगे क्या दिया गया है, यहां पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। 15,000 आपको क्या दिया गया, वोल्ट दिया गया, ठीक, ओके। इन कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात करना, मतलब M बराबर आपको ज्ञात करना है। तो M बराबर देखिए ध्यान से आप समझेंगे, देखिए मेरी बात को यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। M बराबर आपका होता है माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप चाहे माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, -3 एम्पीयर की धारा क्या और धारा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, अभी माइनस कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, तो सूत्र में भी माइनस आएगा, तो कोई दिक्कत वाली माइनस वाली बात नहीं है। ई प्रेरित वैद्युत वाहक बल आप लिखेंगे डायरेक्ट 15,000, ठीक है, बटे में धारा में परिवर्तन आप -3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अन्योन प्रेरण गुणांक की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -3 बटे में समय कितना दिया है 0.001 सेकंड दिया गया। M बराबर आपका आ जाएगा 15,000 और गुणे में 0.001 सेकंड ऊपर चला जाएगा, तीनों 25 15 आपका हो जाएगा। तो ये आपका M बराबर, ध्यान से समझिए, पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, -5। अब जैसे स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी 24 मिली हेनरी, यहाँ पर आपका मिली तो आ नहीं रहा, तो आप हेनरी ही इसका भी मात्रक होता है, कुछ अलग नहीं होता है, तो 5 हेनरी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या। इस तरीके से अन्योन प्रेरकत्व के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो मैंने अगला प्रश्न उठाया है, अगला प्रश्न आपका है बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष उठाया है। देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये प्रश्न एग्जाम में आया है और कई बार आया है, हम लोग कर भी नहीं पाए। देखिए भाई, अगला जो मैंने प्रश्न उठाया है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स पर ही है, ठीक है, और देखिए इसमें पूछा आपसे क्या गया है, इस बात को ध्यान से समझना है, और ये एक प्रेरित वैद्युत यानी फैराडे के नियम पर ही आधारित है, लेकिन बढ़िया सा प्रश्न है, देखते हैं इसको। और उसके बाद एक प्रश्न और है, ठीक है, मतलब जिस जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उनको भी करा देंगे, तभी हम छुट्टी देंगे आपको, ठीक है। बस ये है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि
ऐसा प्रश्न इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ना। ये चीज आपके दिमाग में मानसिकता बन जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद जरूर आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है तो आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न मैंने लिया है उसको ध्यान से पढ़िए कि 1000 फेरों वाली एक समतल कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है। कितना दिया गया? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और यह 4 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। ये भी बात कही गई है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान समझिए, जब लंबवत रखी जाएगी ना तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा 0 डिग्री बनता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसे 0.1 सेकंड में 180 डिग्री कोण से घुमाया जाता है। ठीक, अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जब किसी कुंडली को लंबवत रखा जाएगा, लंबवत की स्थिति में जो कुंडली के क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से वहां पर जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है। और कुंडली को हमने 180 डिग्री घुमाया। 180 डिग्री घुमाने का मतलब थीटा 0 डिग्री से हम 180 डिग्री तक लेकर गए, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो देखने को मिलेगा ही। अब क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को समझिए यहाँ पर, कि जब कुंडली को 0 डिग्री से मतलब 180 कोण से घुमाया गया है तो कुंडली में औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना करनी होती है तो हम सभी लोग सूत्र लगाते हैं माइनस का n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये लगाते हैं हम सभी लोग, है ना। लेकिन पहले हमको डेल्टा फाई तो पता हो कि चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो मेरी बात को ध्यान समझिए, पहले आपको जो जो दिया गया उसे लिखिए। देखिए फेरों की संख्या 1000 दी गई, उसे लिखिए आप। उसके बाद समतल कुंडली का जो क्षेत्रफल दिया गया है ए बराबर वो आपको दिया गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप तुरंत बदलिए, 500 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻², उसका स्क्वायर करोगे -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻², मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई, इसे 0.1 सेकंड में, देखिए समय में परिवर्तन आपको दिया गया है 0.1 सेकंड। और थीटा की बात ध्यान से समझिए, थीटा की वैल्यू क्या थी? 0 डिग्री से घुमाया जाता है। थीटा 1 से थीटा 2 कितना घुमाया गया? 180 डिग्री। तो चुंबकीय फ्लक्स में अगर हमको परिवर्तन निकालना तो देखो फाई बराबर होता है BA cos थीटा, होता है कि नहीं। तो हम जब डेल्टा फाई निकालेंगे तो हम सूत्र लगाएंगे φ2 - φ1। तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा फाई बराबर होता है BA cos, अब φ2 एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस ये आपका हो जाएगा BA cos 0 डिग्री। आपको यही चीज यहां पर समझना है कि जब भी किसी चीज में परिवर्तन निकालते हैं तो अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करते हैं। अंतिम स्थिति 180 डिग्री थी इसलिए यहां पर लिखा गया। तो डेल्टा फाई बराबर BA हम ले लेंगे कॉमन और यहां पर हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। इसी चीज को आपको समझाना है। तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा BA cos 180 की वैल्यू -1 होती है और माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है। -1 -2 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 2BA हो जाएगा। ठीक, अब हमको कह रहे हैं कि इसी स्थिति में आपको क्या निकालना है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र होता है माइनस का n डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। तो E बराबर माइनस का n और डेल्टा फाई की वैल्यू माइनस का 2BA आ गई और बटे में डेल्टा टी। आप लोगों को ये बात समझ में है कि नहीं? क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उठाया, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देंगे। क्योंकि पहले लंबवत की स्थिति है ना, तो लंबवत की स्थिति में उनको लगेगा कि एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री से 180 डिग्री किया गया, तो बस गलत हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी कुंडली जो होगी वो क्या होगी? लंबवत रखी होगी। उस स्थिति में क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। ठीक है, बी बराबर, क्योंकि वहां पर हम क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लेते हैं ना, इसलिए तो ये हो जाएगा माइनस के गुणा प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 1000 हो गई और 2 और b की वैल्यू कितनी है? b पता है आपको? b की वैल्यू आपको नहीं पता है क्या? e की वैल्यू पता है? e की वैल्यू भी नहीं पता है क्या? क्या पूछा गया भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए मुझे, कुंडली में औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र तो दिया गया है भाई, हमने लिखा नहीं क्या? लिख लो भाई, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है b बराबर 4 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मैं लिखना भूल गया था। देखिए b की वैल्यू आपको दी गई है 4 × 10⁻⁴ और a की बात करें, a का मान दिया गया 5 × 10⁻²।
5 गुणे 10 की घात -2 बटे में आ जाओ डेल्टा टी, समय आपको दिया गया 0.1 सेकंड। अब देखिए बहुत आसान हो गया, 2 4 का गुणा 8 8 45, 40 के 4 लिखो और 40 का 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएंगे 5 0, तो 10 की घात डायरेक्ट आप लिखो 5 गुणे 10 की घात -4 और 2 -6, इसको आप ले सकते हो ई बराबर 4 गुणे 10 की घात 6 से 5 जाएगा -1, -1 का सीधा मतलब 4/10, 4/10 का मतलब 0.4 वोल्ट। थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन ने ले लिया और ये एग्जाम में आपके आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम 2025 में ही आया था। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में और आया है, तो मैंने उसको भी यहाँ पर उठाया, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को वो भी बता दिया जाए तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को, जल्दी ही बताया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, ये हमारी इच्छा है। वो क्वेश्चन कहाँ है भाई? वो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम कई सारी किताबों से आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में आया था। मैं आपको बता दूं, 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ थी, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से वो घूर्णन कर रही थी। जब कोई कोणीय आवृत्ति से कोई छड़ घूर्णन करती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है, मैंने आपको बताया था 1/2 बी ओमेगा, क्या होता है? बी ओमेगा स्क्वायर एल, ये तो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आपका होता है उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल। याद रखिएगा, बहुत ही पुराना सूत्र है। तो यहाँ पर एक लंबाई जो दी गई है वो 1 मीटर दी गई। कितनी दी गई है? 1 मीटर। बोर्ड एग्जाम 2025 में मॉडल पेपर में भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। और उसके बाद इन्होंने कहा ओमेगा की वैल्यू जो 400 रेडियन प्रति सेकंड, ओमेगा की वैल्यू 400 रेडियन प्रति सेकंड आपको दी गई है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है, अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला है। मतलब टेस्ला मतलब बी बराबर दिया है 0.5 टेस्ला है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वलय और अक्ष के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना करना मतलब ई की गणना करना है। मैंने आपको सूत्र बताया, सूत्र क्या बताया? ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ई बराबर 1/2, बी की अगर बात करें तो 0.5 टेस्ला है, तो 0.5 टेस्ला रख देंगे। ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा की वैल्यू 400 रेडियन प्रति सेकंड है। गुणे में एल की बात करें तो एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 400 और बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20। कोई दिक्कत? ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 दूनी 4, 5 और 20 का 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। ठीक, बढ़िया प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी जल्दी ही आया है। तो अगर आज के क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आए हैं तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, स्वप्रेरकत्व पर आधारित है। अभी मैंने आपको समझाया भी है। तो इस टॉपिक पर आधारित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है। आप सभी लोगों की स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी क्लास आज की कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।